वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3B स्टार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपका चैप्टर थर्ड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस एंड चैप्टर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो चैप्टर 3A हमने ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर लिया है, दैट इज डिमांड एनालिसिस, जिसमें हमने डिमांड के बारे में ऑलरेडी डिटेल में सारी चीज़ें स्टडी कर ली हैं, राइट। सो चैप्टर 3B क्यों स्टडी करना है हमें, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्यों स्टडी करना है, ऐसा क्या डिफरेंट है चैप्टर 3A एंड चैप्टर 3B में। चैप्टर 3A में हमने ऐसा क्या स्टडी नहीं किया जो हमें चैप्टर 3B में स्टडी करना है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ऑलराइट, सो इसके लिए सबसे पहले हम इलास्टिसिटी का मीनिंग समझते हैं। इलास्टिसिटी मतलब कि इलास्टिक, इलास्टिक तो सभी ने देखा होगा, रबर बैंड तो सभी को पता है क्या होता है, राइट। रबर बैंड को जब हम पुल करते हैं, जब उसे हम खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, राइट। इलास्टिक को जब हम खींचते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, बिल्कुल उसी तरीके से डिमांड भी चेंज होता है, राइट। अब डिमांड तो चेंज होता है, ये सभी को पता है, ये हमने स्टडी किया है चैप्टर 3A में कि डिमांड किस वजह से चेंज होता है। अगर किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होगा, उसकी क्वांटिटी जो डिमांड है वो चेंज होगा, राइट। प्राइस के कम या ज़्यादा होने की वजह से डिमांड भी कम या ज़्यादा होती है। बिल्कुल उसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि लोगों का इनकम दैट इज सैलरी की वजह से भी डिमांड चेंज होता है। टेस्ट है, हैबिट, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, देन एडवर्टाइजमेंट, ये सारे क्या है फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं डिमांड को। अगर ये फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आते हैं तो डिमांड में भी चेंजेस आते हैं। सो डिमांड चेंज किस वजह से हो रहा है ये तो हमें पता है, लेकिन डिमांड कितना चेंज हो रहा है ये हमें नहीं पता, राइट। ये हमने स्टडी नहीं किया है चैप्टर 3A में कि डिमांड कितनी हद तक चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, राइट। एक पर्टिकुलर फैक्टर का चेंज है, दैट इज अगर प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, मगर कितना चेंज हो रहा है ये हमने चैप्टर 3A में स्टडी नहीं किया, ये हम चैप्टर 3B में स्टडी करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। और दैट इज चेंजेस ऑफ डिमांड, कि डिमांड कितना चेंज हो रहा है, कितनी हद तक डिमांड के अंदर चेंज आ रही है, क्वांटिटी वाइज कितना डिमांड चेंज हो रहा है, राइट। सो ये हम चैप्टर 3B में स्टडी करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ऑलराइट, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी चैप्टर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का, लेट्स स्टार्ट। In the previous chapter, you have already studied the law of demand, which shows the inverse relationship between quantity demanded and the price of a commodity. So अब हमने पहले के चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 3A में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है डिमांड के बारे में, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड भी स्टडी किया। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इनवर्स, मतलब कि ऑपोजिट रिलेशनशिप है, राइट। प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पहले ही स्टडी कर लिया है, राइट। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, मगर लॉ ऑफ डिमांड ये एक्सप्लेन नहीं करता कि कितनी हद तक चेंज आ रहा है डिमांड में, राइट। प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड तो चेंज हो रहा है, लेकिन कितनी हद तक, एक्सटेंट ऑफ चेंज मतलब कितनी हद तक डिमांड चेंज हो रहा है, राइट, कितनी क्वांटिटी में डिमांड चेंज हो रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं करता है लॉ ऑफ डिमांड। दस लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये फेल हो रहा है ये एक्सप्लेन करने में कि क्वांटिटी वाइज कितना चेंज आता है डिमांड के अंदर, राइट। प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं, लेकिन वो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है डिमांड के अंदर, ये फेल हो रहा है एक्सप्लेन करने में लॉ ऑफ डिमांड। Therefore, Professor Alfred Marshall explains the concept of elasticity of demand. इसी वजह से प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये एक्सप्लेन किया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि चेंजेस ऑफ डिमांड, डिमांड में कितनी हद तक चेंज आ रहा है ये एक्सप्लेन किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ऑलराइट, सो लेट्स सी कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, लेट्स स्टार्ट। The term elasticity indicates responsiveness of one variable to a change in the other variable. सो ये जो टर्म है इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना, ऑलराइट। दैट इज अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डांटता है, कोई चिल्लाता है बिना किसी वजह, बिना किसी रीज़न के, तो आप रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट करते हो सीधे से, राइट। आपको गुस्सा आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है, मतलब आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, राइट। बिल्कुल इलास्टिसिटी भी क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कि रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, राइट। किसके ऊपर रिएक्ट करता है वो, ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन दी अदर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, फैक्टर। अगर एक वेरिएबल में चेंज आता है तो उसका इफेक्ट जो है वो हमें दूसरे वेरिएबल में भी देखने को मिलता है, ये होता है इलास्टिसिटी, मतलब कि चेंज, राइट। दैट इज वेरिएबल का मतलब है फैक्टर। अभी एग्जाम्पल से अगर हम समझें
तो एक वेरिएबल मतलब कि वन वेरिएबल हम प्राइस कंसीडर करेंगे, दूसरा वेरिएबल हम डिमांड कंसीडर करते हैं। सो अगर प्राइस जो है वो चेंज होता है, मतलब प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि एक वेरिएबल के अंदर चेंज आता है तो उसका इफेक्ट हमें दूसरे वेरिएबल में भी देखने को मिलता है, राइट। ये होता है इलास्टिसिटी, मतलब कि रिस्पॉन्सिवनेस। एक वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है तो उसका रिएक्शन जो हमें दूसरे वेरिएबल पे भी देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, elasticity of demand refers to the change degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or other factor. So elasticity of demand का मतलब क्या है, अब डिमांड के अंदर चेंज तो आ रहा है, मतलब कि डिमांड जो है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। किसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब प्राइस चेंज हो रही है या फिर दूसरा कोई फैक्टर। अब प्राइस तो चेंज होता है, किसी भी गुड्स का या कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो रिएक्ट करेगा, मतलब कि चेंज होगा, राइट। प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। अदर फैक्टर्स मतलब कि लोगों की इनकम चेंज होने की वजह से भी डिमांड के ऊपर असर पड़ता है, राइट। डिमांड चेंज होता है, लोगों की इनकम है, उनका टेस्ट, उनकी हैबिट, उनकी प्रेफरेंसेस, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, राइट। सो प्राइस या अदर फैक्टर्स जो हैं इसके चेंज होने की वजह से डिमांड के ऊपर भी क्या होता है, चेंज आता है, डिमांड के ऊपर भी इफेक्ट होता है, डिमांड रिएक्ट करता है, राइट। ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि एक वेरिएबल, एक फैक्टर, दैट इज की प्राइस या दूसरा कोई भी फैक्टर अगर चेंज होता है तो उन चेंजेस की वजह से, ये जो सारे चेंजेस है उसके ऊपर डिमांड जो है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक डेफिनेशन गिवन है। लेट्स सी क्या है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस। सो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं शॉर्ट कर करके, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, दैट इज डिमांड चेंज हो रही है, राइट। तो वो चेंज कितना होगा, ग्रेट और स्मॉल, मतलब कम या ज़्यादा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज डिमांड चेंज हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो चेंज तो हो रहा है डिमांड, मगर वो चेंज कितना है, ग्रेट मतलब ज़्यादा हो रहा है चेंज या कम हो रहा है, राइट। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल, दैट इज कम है या ज़्यादा है चेंज, अकॉर्डिंग टू, अब किसके ऊपर डिपेंड करता है ये चेंज, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस। दैट इज अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, राइट, डिक्रीज होता है प्राइस कमोडिटी का, तो डिमांड इंक्रीज होगी। अब डिमांड जो इंक्रीज हो रही है तो वो कितना इंक्रीज हो रहा है, विच राइजेस मच और लिटिल, मतलब अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, राइट। एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस। और अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, बढ़ता है प्राइस, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब कम होती है तो वो कितनी कम हो रही है, अचानक से कम हो रही है डिमांड या फिर धीरे धीरे कम हो रही है। ऑलराइट, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब यहाँ पे क्या बताया है, डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है, राइट, मगर वो कितना चेंज हो रहा है, एकदम से ज़्यादा चेंज हो रहा है या धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ऑलराइट, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज it is clear from the above definition that elasticity of demand is a technical term which describes the responsiveness of change in quantity demanded to a fall or rise in its price. So ऊपर का जो डेफिनेशन हमने अभी स्टडी किया, इससे ये बात तो हमें समझ में आती है कि जो डेफिनेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये टेक्निकल टर्म है, राइट। इसमें टेक्निकलिटीज़ है, मतलब क्या बता रहा है कि जो डिमांड है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस जो है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, इसके ऊपर डिमांड रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है, राइट। अब डिमांड अचानक से कम हो रही है या धीरे धीरे कम हो रही है, अचानक से बढ़ रही है या फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, ये हम स्टडी कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, राइट। सो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि डिमांड रिएक्ट कर रहा है, किसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, टू अ फॉल और राइज इन प्राइस। प्राइस के कम या ज़्यादा होने की वजह से डिमांड जो है वो भी कम या ज़्यादा हो रहा है, राइट। In other words, it is the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in price. मतलब ये क्या है, अगर हम दूसरे वर्ड्स में समझें तो ये क्या है, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो हम परसेंटेज के फॉर्म में देख रहे हैं, मतलब कि रेशियो के फॉर्म में। हम इसको क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला के हिसाब से चेक करेंगे क्वांटिटी वाइज कि कितना अमाउंट ऑफ डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है, क्वांटिटी वाइज कितना डिमांड चेंज हो रहा है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू कमोडिटी ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली कितना डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, राइट। नेक्स्ट इज
टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ऊपर हमने कॉन्सेप्ट समझा, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंजेस ऑफ डिमांड, डिमांड कितना चेंज हो रहा है, कितनी हद तक चेंज हो रहा है, डिमांड रिएक्ट किसके ऊपर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हमने देखा प्राइस भी क्या है, ये एक फैक्टर है जिसके ऊपर डिमांड रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स है। वेरी फर्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। एक एक करके हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट जो है इनकम इलास्टिसिटी। लेट्स सी क्या है इनकम इलास्टिसिटी। It refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in the income only. Other factors including price remain unchanged. So यहाँ पे income elasticity का मतलब क्या है, that is यहाँ पे क्या हो रहा है, it refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded. मतलब यहाँ पे जो quantity demand हो रही है, दैट इज डिमांड यहाँ पे चेंज हो रहा है, मगर वो किसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है, टू अ चेंज इन इनकम। मतलब सिर्फ इनकम के ऊपर यहाँ पे डिमांड चेंज हो रहा है, आपकी इनकम चेंज हो रही है, इसकी वजह से आपका डिमांड चेंज हो रहा है। मतलब डिमांड जो है वो किसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, टू अ चेंज इन इनकम। ऑलराइट, किसी भी इंडिविजुअल की इनकम सिर्फ चेंज हो रही है, इनकम पहले 15,000 थी, अब उसको इनकम इंक्रीज हो गया है 20,000, 15,000 से 20,000 हो गई है। मतलब इनकम जो है वो क्या हुई है, चेंज हुई है। इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड जो है वो क्या हुआ, चेंज हुआ। ऑलराइट, सो ये है इनकम इलास्टिसिटी। यहाँ पे हम सिर्फ इनकम कंसिडर करेंगे, बाकी फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि कमोडिटी जो गुड्स है उसका प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, प्राइस सेम है। अदर फैक्टर्स मतलब कि टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, सारी चीज़ें बिल्कुल भी सेम है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। जस्ट आपके इनकम के चेंज होने की वजह से आपका डिमांड जो है वो चेंज हुआ है, ये होता है इनकम इलास्टिसिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी के अंदर इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज। सो इनकम इलास्टिसिटी जो है अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है। सो फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। ई मतलब इलास्टिसिटी एंड वाई का मतलब इनकम। इनकम जो है हम वाई से डिनोट करते हैं, राइट। सो ई वाई दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये क्या है, फॉर्मूला है ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। अगर आप ये फॉर्मूला पुटअप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ इनकम कितना है, राइट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना आपका क्वांटिटी जो है डिमांड आप कर रहे हो उसमें कितना चेंज है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, आपकी इनकम कितनी चेंज हुई है, राइट। सो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना है एंड ये जो फॉर्मूला है ये याद करना है, एंड इस फॉर्मूले को किस तरीके से सिम्बॉलिकली आपको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, ये देख लेते हैं एक बार। ई मतलब इलास्टिसिटी एंड वाई का मतलब है इनकम। ऑलराइट, सो इज इक्वल टू ये परसेंटेज का सिंबल है एंड ये जो ट्रायंगल है इसको हम बोलते हैं डेल्टा, इसका मतलब कि चेंज, राइट। सो यहाँ पे क्या, ये जो फॉर्मूला गिवन है ऊपर ई वाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, इसी को आपको सिर्फ सिम्बॉल्स में लिखना है, राइट। दैट इज ई वाई इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज, ट्राइंगल जो है वो क्या है, चेंज। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, वाई मतलब इनकम। ऑलराइट, सिर्फ आपको फॉर्मूला एंड इसको किस तरीके से सिम्बॉलिकली आपको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। एग्जाम में आपको फॉर्मूला जो है उसे सॉल्व नहीं करना है, सम्स नहीं आने वाले हैं, राइट। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट याद करना है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है उसका आपको फॉर्मूला याद करना है एंड उस फॉर्मूले को किस तरीके से आपको सिम्बॉलिकली लिखना है, दैट्स इट, राइट। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, लेट्स सी। It refers to a change in quantity demanded of one commodity due to a change in the price of other commodity. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स बताया है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, दैट इज एक कमोडिटी का जो डिमांड है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। मतलब कि एक कमोडिटी है, एक कमोडिटी मतलब फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी है, राइट। एक कमोडिटी का प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है मगर उसका डिमांड चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। मतलब कि बी कमोडिटी है, बी कमोडिटी की प्राइस चेंज होने की वजह से ए कमोडिटी का जो डिमांड है वो चेंज हुआ है, राइट। इसका प्राइस नहीं चेंज हुआ है, ए कमोडिटी का प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी डिमांड चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी। अब एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे तो समझ में आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जॉइंट गुड्स, राइट, जो जॉइंट डिमांड की जाती है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, कार एंड डीजल का जो होता है एग्जाम्पल,
ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब हम कार परचेस करते हैं साथ में हमें पेट्रोल चाहिए होता है, बिकॉज बिना पेट्रोल के कार चलेगी नहीं, तो ये क्या है, जॉइंट डिमांड है। ऑलराइट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसके अंदर अगर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है, कार का बिल्कुल भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो पेट्रोल के प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से कार की डिमांड के ऊपर क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज प्राइस अगर पेट्रोल का इंक्रीज होगा तो लोग डिमांड जो है कार की वो भी नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो आ रहा है, मतलब एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरे कमोडिटी की डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। ऑलराइट, जो कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखा। नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी अगर हम लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी का प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट, मगर टी जो है उसका प्राइस चेंज हो रहा है, टी का प्राइस जो था वो इंक्रीज़ हो गया, तो टी के प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से लोग कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करने लगे। कॉफ़ी का तो प्राइस चेंज नहीं हुआ, जस्ट दूसरा जो कमोडिटी था, मतलब कि टी के प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से लोग कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करने लगे। दैट इज़ क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कमोडिटी का जो डिमांड है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी। ऑलराइट, अदर कमोडिटी मतलब टी का प्राइस चेंज होने की वजह से कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा होने लगी, राइट। तो ये क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी, जो कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर ही देखने को मिलती है। ऑलराइट, अब क्रॉस इलास्टिसिटी अगर हमें मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, EC, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, ए मतलब ओरिजिनल कमोडिटी जो हम पहले से ही परचेज करते थे, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, मतलब कि बी कमोडिटी। अब बी कमोडिटी जो है उसका प्राइस चेंज हुआ है, इसके लिए हमने ए का जो डिमांड है उसमें हमारा चेंजेस आया है, तो ये क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी। ऑलराइट, बिल्कुल इसी को अभी क्या करना है, आपको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। सिम्बॉलिकली क्या करते हैं हम, EC का मतलब क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। ऑलराइट, तो ये क्या है, जस्ट जो फॉर्मूला ऊपर आपको गिवन था उसी फॉर्मूला को आपको क्या करना है, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, सिम्बॉल्स में लिखना है, राइट। सो एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला का सिम्बॉलिकली किस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, मतलब सिम्बॉल्स में उसको किस तरीके से लिखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, राइट। एंड आपका आंसर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्सेप्ट जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी का। लेट्स सी प्राइस इलास्टिसिटी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in quantity demanded to a commodity to a given proportionate change in its price only। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हम सिर्फ प्राइस को कंसिडर करते हैं, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है उसके वजह से उस कमोडिटी का डिमांड भी चेंज हो रहा है, राइट। रेशियो हम निकाल रहे हैं, परसेंटेज प्रपोर्शनेट चेंज कि कितना चेंज हो रहा है, अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से कितना उसका डिमांड चेंज हो रहा है, ये होता है प्राइस इलास्टिसिटी। ऑलराइट, बिल्कुल इसको भी हम क्या करेंगे, अगर हमें कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी तो उसे हमें क्या करना है, परसेंटेज के फॉर्म में ऑब्वियसली मेजर करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, ED दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑलराइट, ये क्या है, फॉर्मूला है ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इसी को आपको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, सिम्बल्स में लिखना है। ED दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज का सिम्बॉल है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है चेंज को, एंड Q मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, P डिनोट करता है प्राइस को। ऑलराइट, सो ये जो फॉर्मूला है इसी को आपको क्या करना है, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है वो याद करना है, दैट इज सिम्बल्स में किस तरीके से लिखना है। ऑलराइट, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको तीनों जो कॉन्सेप्ट्स है इसके आपको फॉर्मूलाज याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस फॉर्मूला को किस तरीके से सिम्बॉलिकली आपको लिखना है, आपको ये याद रखना है। फॉर्मूला को सॉल्व करना नहीं होगा, कोई भी सम या प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट याद करना है, फॉर्मूलाज याद करना है, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन उसका याद करना है। ऑलराइट, एंड आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन हमने उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट समझा, उसका मीनिंग समझा। देन हमने डेफिनेशन भी समझा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हमने तीनों टाइप स्टडी किए, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। ऑलराइट,
सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर कि आपको तीनों जो कॉन्सेप्ट्स है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट याद करना है, उसके फॉर्मूला याद करने हैं एंड उसको सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन याद करना है। इसमें कोई भी फॉर्मूला जो है उसका सम्स नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आपको उसको सॉल्व करने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्राइस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।